आप सभी का YouTube चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। हम इस वीडियो में जो उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हुए थे उसको करेंगे और इसको एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे पहले हम एक प्लेलिस्ट में उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 से पहले की जितने भी PYQ है उसको डाल रखे हैं, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हिस्ट्री से कि इसको आरोही काल क्रमानुसार असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना था। ये पेशवा के बारे में दिया हुआ था। तो उसमें था बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, नारायण राव और रघुनाथ राव। तो ये चार दिए थे और इनको काल क्रमानुसार बताना था। तो सबसे पहले हो जाएंगे बालाजी विश्वनाथ, जिनका समय है 1713 से 1720 तक काम किए थे। उसके बाद बालाजी बाजीराव आ जाएंगे, फिर नारायण राव, रघुनाथ राव। तो अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जितने भी पेशवा हुए थे 9 उनको लिख रखा है। तो देखते हैं। पहला बालाजी विश्वनाथ, ये 1717 से 1720 के बीच थे। फिर बाजीराव प्रथम, जो मस्तानी जो ये फिल्म बना था वो, तो उसमें ये ही है बाजीराव प्रथम। ठीक, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। अब इनके पुत्र थे बालाजी बाजीराव। कौन थे? बाजीराव प्रथम के बालाजी बाजीराव, ये तीसरे नंबर पे हो गए। फिर माधवराव प्रथम बने 1761 से 1772 तक। फिर नारायण राव बने, नारायण राव के बाद विश्वनाथ राय बने, उसके बाद रघुनाथ राव बने, फिर माधव नारायण राव यानी कि माधवराव द्वितीय बने। ठीक, इसके बाद सबसे लास्ट में बाजीराव द्वितीय, लास्ट में ये बने थे बाजीराव द्वितीय। तो बालाजी विश्वनाथ पहले हो गए, उसके बाद बाजीराव प्रथम दूसरे नंबर पे, फिर इनके पुत्र बालाजी बाजीराव हो गए। फिर ये माधवराव और नारायण राव, माधवराव के बाद एम एन होता है ना, पहले एम यानी कि माधवराव, फिर नारायण राव, फिर विश्वास राव हो गए और रघुनाथ राव। ठीक, और रघुनाथ राव के पुत्र थे ये माधव नारायण राव या माधव राव द्वितीय, लास्ट में बाजीराव द्वितीय। ठीक, अब इसी क्रम में हम जितने भी शासक थे, मराठा शासक शिवाजी से शुरू करते हैं। ये भी 9 हुए शाहजी तक। तो शिवाजी 1674 से 1680 के बीच में थे। उसके बाद संभाजी आते हैं, शिवाजी के बाद संभाजी। संभाजी के बाद आएंगे राजा राम। कौन आएगा? तो राजा राम। फिर चौथे नंबर पर शिवाजी द्वितीय, यानी पहला जो शिवाजी थे, तो चौथे नंबर पर शिवाजी द्वितीय हो। ठीक, अब 5वें नंबर पर नया नाम आ रहा है साहू जी प्रथम। ठीक, 6 नंबर पे राम राजा 6 नंबर। फिर 7 नंबर पे साहू द्वितीय, यानी कि 5 नंबर पे थे साहू प्रथम और 7 नंबर पे साहू द्वितीय, बीच में आए राम राजा। ठीक, इसके बाद प्रताप सिंह, ये अलग ही नाम है। ठीक, 8 नंबर पे प्रताप सिंह और 9 नंबर पे शाहजी, 1839 से 1848 तक। तो उत्तर प्रदेश आरओ में भी ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है कालानुक्रम अनुसार इनको व्यवस्थित करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के सेन शासकों का आरोही काल क्रमानुसार। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पीसीएस में 4 दिए थे। हेमंत सेन दिए थे, विजय सेन था, बलाल सेन था, लक्ष्मण सेन था। ठीक, मैंने यहाँ पूरा लिख रखा है। तो इसको देखते हैं। पहले हो गए सामंत सेन 1070 से 1095 तक। दूसरे नंबर पे हेमंत सेन। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गए विजय सेन, हेमंत के सेन के बाद विजय सेन, फिर बलाल सेन, लक्ष्मण सेन और केशव सेन, लक्ष्मण केशव।
ठीक। तो ये इसके बाद आगे विश्वरूप सेन, ठीक। तो यानी कि समांत सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, बलाल सेन। विजय सेन, बलाल सेन दो हो गए, ऐसे याद करने से याद आ जाएगा। सामंत सेन, हेमंत सेन दो हो गए, फिर विजय सेन, बलाल सेन दोनों हुआ है लगभग। उसके बाद लक्ष्मण और केशव, ये सब हो गए, और विश्वरूप सेन लास्ट में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैरम खां के संदर्भ में बताना था। अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी थी, तो स्टेटमेंट ये सही है, ठीक। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय दी गई थी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट था। एक नया स्टेटमेंट है इसमें, हुमायूं क्या बोलता था, खान बाबा बोलता था, किसको, बैरम खां को वो खान बाबा हुमायूं बोलता था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिस पार्टी, जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916 में सीएन मुदलियार और टीएम नायर द्वारा की गई थी, ठीक। इसका प्रथम स्टेटमेंट है, जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया था। जस्टिस पार्टी ने ही बोला था, क्योंकि भूमेश चंद्र बनर्जी उसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक। बाकी उसमें जो भी लोग थे ज्यादातर ब्राह्मण लोग थे। तो जस्टिस पार्टी जो थी वो बोले थे कि कांग्रेस का हम विरोध कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ब्राह्मण प्रभुत्व वाले बहुत लोग हैं, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट, इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे मर्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया, ठीक। मर्ले मिंटो सुधार में क्या मुसलमानों के लिए आरक्षित सीट किया था, ठीक। तो उसी तरह से जो जस्टिस पार्टी है गैर ब्राह्मणों के लिए ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया, यानी कि जो भी नॉन ब्राह्मण हैं तो उनको भी इनमें जगह मिलनी चाहिए, ठीक। तो ये दोनों हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जो जस्टिस पार्टी है इसका अध्यक्ष 1937 में रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार कहते हैं, बने थे, यानी कि जस्टिस पार्टी से भी इनका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1925 से 29 के बीच हुआ था, यानी कि 1925 के आसपास हुआ था। इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। इसका शुरुआती नाम कृति किसान पार्टी था, ठीक। और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके अंदर की एक शाखा थी। इसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ था उस टाइम, कलकत्ता था। यानी कि 1 नवंबर 1925 को लेबर स्वराज पार्टी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर थी, इसकी स्थापना काजी नजरुल इस्लाम और हेमंता कुमार सरकार द्वारा किया गया था, ठीक। जो लेबर स्वराज पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो यही वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी भी बनी, ठीक है। इसका 3 नाम हो गए, एक कीर्ति किसान पार्टी हो गया, एक वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी हो गया, और एक नाम है लेबर स्वराज पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि जब शुरू में इसका स्थापना नाम से हुआ लेबर स्वराज पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से, बाद में वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का नाम हो गया, कुछ लोग कृति किसान पार्टी भी बोलते थे, ठीक। नेक्स्ट इसका स्टेटमेंट है, इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था। इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके, ठीक। जो भी छूटे हुए लोग थे कांग्रेस के अंदर में नहीं थे, तो सोचा गया कि एक ऐसा पार्टी बनाया जाए जिसमें बाकी लोग भी इसमें आ जाए, ठीक। कांग्रेस में ज्यादा पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए थे, और बाद में जैसे लेबर स्वराज पार्टी हो गया बाकी लोग, तो आम जनता इससे जुड़ना
चाहता था, इसलिए इसी उद्देश्य से इस पार्टी की गठन किया गया था। दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल क्रमानुसार बताना है। तो उसमें क्वेश्चन पेपर में दिया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1866 को लंदन में हुआ था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दूसरा है नेशनल इंडियन एसोसिएशन। इसका 1870 से 71 इसका ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था मैरी कारपेंटर द्वारा। ठीक। थर्ड है इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी नाम से तो नहीं मिला, लेकिन एक लंदन इंडियन सोसाइटी नाम से मिला, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1865 को हुआ था। ठीक। और इंडियन एसोसिएशन भारत संघ, इसका 26 जुलाई 1876 को हुआ है। तो कालक्रमानुसार देखा जाए तो पहले तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो गया, फिर नेशनल इंडिया एसोसिएशन हो गया, क्योंकि 66 के बाद 70-71 आता है, और लास्ट में इंडियन एसोसिएशन 76 आया। लेकिन ये इंडियन सोसाइटी जो है 65 में बना था। तो ये जब फाइनल आंसर किया आएगा तो पता लगेगा कि इसको डिलीट किया गया है या कि इसको क्या माना गया है। ठीक है। तब तक के लिए इसकी हम स्थापना और कौन किया था ये बता दिए, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसका भी काल क्रमानुसार बताना है। पहला था इसमें ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन हुआ, यानी कि क्रिप्स मिशन कब आया था? 23 मार्च 1942 को। ठीक। अंतरिम सरकार गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। ठीक। कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई थी 14 मार्च 1946 और पहुंचा था कैबिनेट मिशन 23 मार्च को। ठीक। और शाही भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था फरवरी 1946 में। तो देखा जाए तो इसमें सबसे पहले घटना हुई थी क्रिप्स मिशन वाला, तो ये तो ठीक है। इसके बाद ये सितंबर, तो सितंबर तो बाद में पड़ता है कैबिनेट मिशन। इससे पहले यानी कि ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन हो गया, 1 नंबर। ठीक। दूसरे नंबर पे शाही भारतीय नौसेना विद्रोह के फरवरी 1946 में हुआ था, 2 नंबर। फरवरी के बाद मार्च आता है, यानी कैबिनेट मिशन की घोषणा 14 मार्च को हुई थी, 3 नंबर पे होना चाहिए। ठीक। और अंतरिम सरकार की गठन 2 सितंबर यानी कि 4 नंबर पे। ये तो ऐसा आर्डर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने आर्डर ऐसे दिया था, तो ये भी एक क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहमति की आयु, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। तो यह मुंबई के एक पारसी सुधारक बेहराम जी मालवारी थे, जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। इनके प्रयासों से सहमति की आयु अधिनियम 1891 पारित हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट था बाल गंगाधर ने इनका विरोध किया था। तो यस, बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था, क्योंकि इसमें मिनिमम आय जो फीमेल का था वो था 14 वर्ष, 14 वर्ष। तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक विरोध किए थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के, पहला स्टेटमेंट है इसका असर्शन कथन। शिवाजी के बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा था। स्टेटमेंट सही है। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। जो देशमुख थे वो बीजापुर के सामंत ही बना रहना चाहते थे, सोचते थे कि सामंत बने रहो, अपना काम धाम हो ही रहा है, पैसा आ ही रहे हैं। लेकिन शिवाजी चाहे कि भाई अपना एक स्वतंत्र मराठा राज्य होना चाहिए, तो देशमुख को कहे कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। और इसका व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के संदर्भ में। पहला है स्टेटमेंट अशोक ने धन की जो परिभाषा दी वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है, यानी कि जो धन की परिभाषा अशोक दिया था राहुलोवाद सूत्र से ली गई थी। स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम महामात्र
नामक एक नवीन प्रकार का कर्मचारी की नियुक्ति की थी। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंधकार और निबंध। देवण भट्ट, इनकी निबंध थी स्मृति चंद्रिका। माद्री की चतुर्वर्ग चिंतामणि। माधवाचार्य की पराशर माधव। बलाल सेन की निबंध का नाम क्या था? दान सागर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में। तो इसमें क्वेश्चन में दिया था कि जनवरी 1934 में इसका गठन हुआ था, तो नहीं, इसका गठन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 21 अक्टूबर 1934 को बंबई में हुआ था। ठीक, और समाजवादी से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू नहीं जुड़े थे, अनौपचारिक रूप से जुड़े थे। ठीक है, यानी कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो हमारे थे एम.एन. रॉय और जो हमारे तो जो हमारे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, तो इसकी स्थापना जो 21 अक्टूबर 1934 को कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। ठीक है, पटना में हुई थी, लेकिन औपचारिक गठन मुंबई में 21 अक्टूबर 1934 को हुई थी, औपचारिक गठन। तो ये स्टेटमेंट हमारा पहला क्या है? करेक्ट है। ठीक है, 21 अक्टूबर मुंबई में। बैठक हुई थी पटना में, वो हुई थी 17 मई 1934 को हुई थी, लेकिन अक्टूबर में जाके मुंबई में इसका औपचारिक गठन हुआ। ठीक, किसके द्वारा? जो हमारे जयप्रकाश नारायण थे और जो थे हमारे आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक, तो बाद में इसमें अध्यक्ष बने आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण महासचिव बने। ठीक, और जो हमारे समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण अनौपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू भी जुड़े थे। अनौपचारिक रूप से मतलब फॉर्मली नहीं जुड़े थे, मतलब ऐसे ही जुड़ गए थे। हाँ, आप लोग समाजवाद का मुद्दा उठाए हैं इसलिए हम आपके साथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख मुबारक की मृत्यु ये हुई थी 1602 ईस्वी में। अबू फजल और कभी फैजी के ही पिता थे, और फैजी की मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1595 में, यानी कि पहले ही पुत्र की मृत्यु हो गई थी। अबू फजल की हत्या 22 अगस्त 1602 में हुई थी और दनियाल की मृत्यु 19 मार्च 1605 को हुई थी। ये भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर दिया था आंसर गिनने कि शेख मुबारक की मृत्यु पहले हुई थी, फिर फैजी की हुई थी, उसके बाद अबुल फजल की हुई थी, फिर दनियाल की हुई थी। लेकिन इससे पता लग रहा है कि सबसे पहले तो फैजी की मृत्यु हुई थी 95 में, फिर हुई थी जो है शेख मुबारक की मृत्यु 2 नंबर पे, तीसरा अबू फजल की मृत्यु 3 नंबर पे हुई थी। ठीक, और 4 नंबर पे हमारे दनियाल मिर्जा की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कांग्रेस मंत्रियों के त्याग पत्र कब दिए थे? तो 22 अक्टूबर 1939 को दिए थे। ये 8 प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उसको त्याग पत्र दे दिए। इसके बाद हुआ 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, जो अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने थे सर्वाधिक लंबे समय तक। ठीक, इसके बाद आया लिथगो का अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, और सबसे बाद में आया क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को। तो इस तरह से हमारा व्यवस्थित सही है। कांग्रेस मंत्रियों के त्याग पत्र, फिर रामगढ़ कांग्रेस, फिर लिथगो का अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदू पॉलिटी के लेखक के.पी. जायसवाल थे। द वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक ए.एल. वासम थे। इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडीज डी.डी. कोशाम्बी थे। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विसेंट आर्थर स्मिथ थे।
असर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। जो है ये हमारा करेक्ट है। ठीक, मतलब राष्ट्रवादी लोग थे तो सोचते थे कि ब्रिटिश आए हैं तो रेलवे ला दिए, टेलीग्राम ला दिए, टेलीग्राफ ला दिए, तो ये सब आधुनिकीकरण कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है। ठीक, ये सोचते थे। तो ये शुरू में ये तो सोच थी ही, लेकिन बाद में इनको पता लगा कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं। ठीक, दादा भाई नौरोजी का जो ड्रेन थियरी था वेल्थ ऑफ नेशन बुक्स में बताए, तब पता लगा कि अच्छा ये हमारे यहाँ से जो धन अपने यहाँ ले जा रहे हैं। ठीक, रीजन था, कारण था, उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। शुरू में तो थी कि हमको ब्रिटिश के जो राज है उसके जगह हमारी राज होना चाहिए। इस तरह से दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम एजे ऑकवर्ड के बारे में क्या सही नहीं है। किसी पर्सनालिटी के बारे में पूछ दिया है इस बार क्वेश्चन। ठीक है, तो विलियम एजे ऑकवर्ड जो थे वो राजकीय कॉलेज ढाका के भी प्राचार्य थे, जो था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसके भी प्राचार्य थे, और म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद इसके भी प्राचार्य थे, लेकिन वो लाहौर कॉलेज के प्राचार्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कालानुक्रम के अनुसार, यानी कि कालानुक्रम के अनुसार कम से कम 5-6 क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक, तो नाना फडणवीस की मृत्यु होती है 13 मार्च 1800 को। बेलेजली को वापस बुलाया गया 1805 में। बेलोर का विद्रोह होता है 10 जुलाई 1806 को। एंग्लो नेपाली युद्ध होता है 1814 को। तो ये हमारा कालानुक्रम सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्रोह और नेतृत्वकर्ता। पाइका विद्रोह जनजाति विद्रोह था, ये जगबंधु विद्याधर महापात्र इसके नेतृत्वकर्ता थे, लीडर थे। बरेली विद्रोह मुफ्ती मोहम्मद एवाज। मालाबार विद्रोह एडाचन कुंगन के नेतृत्व में हुआ था। सिलहट विद्रोह राधाराम। ठीक है, ये मालाबार विद्रोह और सिलहट विद्रोह बरेली विद्रोह इनमें आया है। ठीक है, अब पाइका विद्रोह तो बहुत बार पढ़े होंगे। ठीक है, बरेली विद्रोह मुफ्ती मोहम्मद एवाज, एडाचन कुंगन, मालाबार विद्रोह और सिलहट विद्रोह राधाराम। ठीक, पुस्तक और लेखक इनके, ललन जी गोपाल की पुस्तक है द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडिया। हबीब एवं निजामी इनकी पुस्तक है अ कम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत। ठीक, के एस लाल की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द खलजीज। दशरथ शर्मा का पुस्तक है अर्ली चौहान डायनेस्टीज। ठीक, कालानुक्रमानुसार जो भी हमारे यहाँ आए थे यात्री वो दिया गया है। फयान आया था 399 से 414 ईस्वी में। ठीक, इसकी पुस्तक थी फोकोची, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, और इसके बाद आया था वेनसांग। इसी की इसकी पुस्तक थी हर्षवर्धन के समय। इसको वेनसांग को क्या बोलते थे, यात्रियों का राजकुमार। इसके बाद आया था इत्सिंग 7वीं शताब्दी में। इसके बाद अलबरूनी आया था। ठीक, मोहम्मद गजनी के टाइम। तो इस तरह से अन्य जो है हमारे जितने भी महत्वपूर्ण समुद्र यात्री आए थे इंडिया में उनका समय के अनुसार, तो एक मंगेस्थनीज थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आए थे, ईसा पूर्व आए थे ये। ठीक, इसके बाद पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी प्रथम सदी में आए थे। प्लिनी प्रथम सदी में, टालेमी द्वितीय सदी में, स्ट्रेबो द्वितीय सदी में, खयान 399-414 ईस्वी के टाइम। इसके बाद हेनसांग 629 से 43 ईस्वी में। इत्सिंग आए थे 671-695 ईस्वी के टाइम। इसके बाद इब्न खुर्दा दब्र आए थे 864 के टाइम। ठीक,
इसके बाद आए थे सुलेमान 9वीं सदी में, अल मसूदी आए थे, इसके बाद फिर अल मसूदी के बाद अल बरूनी आए थे 998 से 1000 के आसपास, फिर मार्को पोलो आए थे 1200-1300 के आसपास, इवन बतुता आए 1330-33 के आसपास, ठीक। इसके बाद आए निकोलस कॉन्टी 1420 के आसपास, फिर अब्दुल रजाक आए 1443, बारबोसा आए 1500 में, डी बार्थेसा आए 1502 में, डोमिनियो पायस आए 1520 से, नूनीज आए 1537 में, सीजर फेडरिक आए 1567 से 68 के बीच में, राल्फ फिंच आए 1583 से 91 के, विलियम हॉकिंस आए 1608 से 11 में, फिर विलियम फिंच आए 1608 में, पहले राल्फ फिंच आए फिर विलियम फिंच आए, इसके बाद सर थॉमस रो, फिर पिएत्रो देल वाले और पीटर मुंडी, निकोलस मनुची, उसके बाद फ्रांसिस बर्नियर लास्ट में आए थे, ठीक। नेक्स्ट हमारा है पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन है, तो परिस्थिति निकेत के बारे में क्या सही नहीं है ये बताना था, इकोलॉजिकल नेचर के बारे में। तो प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक परिस्थितिकी निकेत को घेरती है, यानी जो भी डोमिनेंस प्रजाति है ज्यादा संख्या में जिसकी है तो वो ज्यादातर परिस्थिति क्षेत्र में फैलेंगे, ठीक, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या अधिक हो जाएगी, ये भी सही है। अगर खाने पीने की रहने की चीजें मिलेगी उस पारिस्थितिकी तंत्र में ज्यादा से ज्यादा जीव जंतु रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट है इसमें पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, संसाधन जब पर्याप्त है तो संख्या कम थोड़ी होगी, बढ़ेगी, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक। और यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति प्रभुत्व न्यूनतम हो जाती है, तो ये तो होता ही है कि अगर सभी को समान संसाधन दिया जाए तो जो सिंगल प्रजाति होगी वो जल्दी खत्म हो जाएगी, उसको कोई और मार खा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सबसे, जब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं तो पादप जगत होता है, उसको हम संघ में बांटते हैं, फाइलम में, फिर क्लास में बांटते हैं, फिर ऑर्डर में बांटते हैं, गण में बांटते हैं, ठीक। तो प्लांट किंगडम के बाद फाइलम, क्लास, फिर ऑर्डर आता है। नेक्स्ट है बायोटिक सक्सेशन, जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं को सही क्रम क्या है, तो प्रवास के बाद अस्थापना, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, इनकी माइग्रेशन होगा, फिर इसिस होगा, फिर रिएक्शन होगा, लास्ट में स्टेबलाइजेशन होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कटौती के संदर्भ में जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है किस पर जोर दे रहा है, तो क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है, इस पर नहीं जोर दे रहा है, ये दे रहा है गहरी, तीव्र, निरंतर कटौती आवश्यक है। क्रमिक धीरे धीरे कटौती ग्रीन हाउस गैस में करेंगे कोई फायदा होगा नहीं, समय है कि आप बहुत जल्दी कीजिए, ज्यादा कीजिए ग्रीन हाउस गैस में कटौती, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेल यील्ड अनाज उपज का परिभाषा क्या है, तो ये है काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा से, ठीक, न कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेरेल क्रॉप इन ए गिवन कंट्री, टोटल प्रोडक्शन गिवन कंट्री में नहीं है, सिर्फ अनाज उपज ये कहेंगे कि कोई भी क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र, पूरा देश की बात नहीं हो रही है, ठीक। तो इसमें काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज की फसल की मात्रा से कितना कुंटल हुआ एक एकड़ में, तो ये कहेंगे ना कि अनाज की उपज है, ठीक। टोटल प्रोडक्शन हो गया तो देश के बारे में हो गया। नेक्स्ट है कथन है सतत विकास की धारणा को बर्टन लैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, ठीक है। तो बर्टन लैंड रिपोर्ट को और कॉमन फ्यूचर भी बोलते हैं, जिसको 1987 में आया हुआ था, ठीक। किसके द्वारा, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं WCED, ठीक है। दूसरा रीजन का
कह रहा है कि बर्टनलाइन रिपोर्ट को विकास की सीमाओं लिमिट्स ग्रोथ के रूप में भी जाना जाता है। नहीं, इसको जाना जाता था और कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो लिमिट्स टू ग्रोथ क्या है, तो ये क्लब ऑफ रोम द्वारा 1972 में एक जो है पत्र प्रकाशित किया गया था, वो था 1972 में आई, जबकि बर्टनलाइन रिपोर्ट 1987 में था। ठीक है, तो जो हमारा कारण है ये गलत है। ठीक, नेक्स्ट है, ये भी दिया था कि विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई, विश्व थायराइड दिवस 25 मई और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, इसको भी कालक्रमानुसार बताना था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर को क्या बोलते हैं, स्थलीय निवासी बोलते हैं। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है, शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, स्कूल के बुनियादी ढांचों में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना। ये दोनों आवश्यक है, तभी हमारा लक्ष्य 4 पूरा होगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्य 4 में क्या है, शिक्षा को सुधार करना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा कथन है ये बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें वर्षा जल में घुलित होकर और अम्लीय वर्षा एसिड रेन उत्पन्न करती है, तो सही है। CO2, SO2, NO2 जैसी गैसें उच्च सांद्रता हाई कंसेंट्रेशन के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है, ये भी सही है। इसकी अगर ज्यादा इसकी बन जाएगी सांद्रता, कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो हमें वायु प्रदूषित होगा, और वायु प्रदूषित होगा फिर बारिश होगी तो एसिड रेन होगा। ठीक, दोनों सही हो, इसका व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तो इस तरह से हम उत्तर प्रदेश PCS का जो भी इतिहास और पर्यावरण के भी क्वेश्चन थे उसको देखें। नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी, ज्योग्राफी इसको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।